नमस्कार। उत्तराखंड इस समय त्रिस्तरीय चुनाव के बीच में है। बिगुल बज चुका है, तारीखें तय हो चुकी हैं, 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। हमारी विधानसभा ऋषिकेश भी इससे अछूती नहीं है। इस विधानसभा के अंदर बहुत सारा हिस्सा ग्रामीण का है और बहुत मजबूत हिस्सा है। जब बात आती है पार्टिसिपेशन की, बात आती है पार्टिसिपेशन इस लोकतंत्र में विश्वास दिखाने की, तो बढ़ चढ़ के मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। जब बात होती है एक सही उम्मीदवार चुनने की और उसको अपना नीति नियंता बनाने की, तो उस दौर में बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। और जो लोग किस्मत आजमाते हैं, उस आजमाइश में, उस जोर आजमाइश में दौर शुरू होता है आरोपों का, प्रत्यारोपों का, वादों का और भी बहुत कुछ। आज हमारे बीच में ग्राम सभा छिद्दरवाला से एक ऐसे ही नवयुवक हैं जो इस समय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं ग्राम प्रधान के पद की दावेदारी करते हुए। आज हमारे बीच में हैं ग्राम सभा छिद्दरवाला से प्रिंस रावत। स्वागत है प्रिंस आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपने जो है इस लोकतंत्र के पर्व में न सिर्फ मतदाता बनकर बल्कि एक उम्मीदवार के तौर पे भी दावेदारी की है। बिल्कुल। और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और प्रिंस, हमारी पूरी टीम जो है लगातार आजकल जो है ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ भी ये चुनाव हो रहे हैं, हम लोग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या वो अपने कैंडिडेट के बारे में चाहते हैं, क्या वो कैंडिडेट के बारे में नजरिया रखते हैं। तो इसी कड़ी में जो है आपके बारे में भी बहुत सारी बातें हुई और मैं बिना किसी देरी के जो आपके हिस्से में तारीफें आई हैं और जो आपके हिस्से में आरोप आए हैं, बिना किसी देरी के मैं वो शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले आरोपों की ही बात कर लेते हैं। आपके विजन की बात भी करेंगे, लेकिन पहले आरोपों की बात कर लेते हैं। प्रिंस रावत के बारे में कहा जाता है, यानी आपके बारे में कहा जाता है कि आपको जो है कोई एक और उम्मीदवार हैं कक्कड़ जी, उन्होंने एज अ डमी कैंडिडेट जो है आपको मैदान में उतारा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? मुझे नहीं लगता है कि मेरे बारे में जो भी बोला जा रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरी तैयारी तो पिछले 5 वर्षों से थी, बल्कि जो मेरे अगेंस्ट जो 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका 6 महीने पहले तक नहीं पता था वो प्रधान लड़ेंगे या कुछ और लड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब मल्टीपल उसमें तैयारी थी उनकी? बिल्कुल जी हाँ। ओके। एक जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से एक बात और आई है निकल के कि उन्होंने आपको 3 महीने पहले फ़ोन किया था और वो कह रहे हैं कि मैंने तो 3 महीने पहले फ़ोन किया था। 3 महीने पहले तो आप भी नहीं थे निश्चित कि आप चुनाव लड़ोगे। उस विषय में मैं आपको बताऊं तो मेरे पिता की मृत्यु 25 जनवरी को हुई थी। अच्छा, सॉरी। तो 25 जनवरी को पिता की मृत्यु हुई, तो 3 महीने पहले मतलब सडनली 3 महीने उसी बात को हुए होंगे, क्योंकि 21 तारीख को पिता की छमाई भी है पिताजी की। तो ऐसा कुछ पहली बात तो था नहीं। अगर कोई उन्होंने फ़ोन भी किया है तो इस विषय में उन्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए था पहले तो। हाँ। है कि नहीं है? इस विषय में फ़ोन ना करते। चलो अगर फ़ोन कर भी दिया उन्होंने तो मैं उस समय इतना प्रिपेयर नहीं था कि उन्हें सही से जवाब दे सकूं। पर चुनाव की तैयारी मेरी पिछले 5 वर्ष से थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो मतलब कितना मुश्किल होता है। देखिए, आपके पिताजी के बारे में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जहाँ तक मैं पर्सनली भी जानता हूँ तो काफ़ी एक अच्छा उनका सामाजिक व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने मतलब जो समाज के लिए वहाँ पे काम किया, जिस तरह से उनका जनता के साथ एक जुड़ाव रहा है, तो कितनी मदद देखते हैं कि पिताजी की जो एक छवि थी और उनका नाम था जो पूरे क्षेत्र में है, जिस हिसाब से जिस तबीयत के वो व्यक्ति थे, किस तरह क्या ये चीज़ मदद कर रही है इस समय जब आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, जनसंपर्क में बहुत मदद कर रही है। वो लोग मुझ में उनकी छवि देख रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जैसे आपके पिता थे आपको भी वैसे ही काम करना है। बिल्कुल धरातल के थे और बिल्कुल हर वर्ग हर समाज को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति थे। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और साथ रहेगा। लेकिन प्रिंस भाई, आप कह रहे हैं कि लोग आप में तो उनकी छवि देख रहे हैं जी, लेकिन लोग साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि प्रिंस रावत जो है किसी के दुख में, किसी के सुख में, किसी के जीने में, किसी के मरने में, ये कभी किसी के घर नहीं जाता।
आपके पिताजी तो ऐसे नहीं थे, वो तो जब भी सामाजिक दुख या समाज में कोई दुख रहा या लोगों को जब भी जरूरत पड़ी तो वो तो खड़े रहे, लेकिन ऐसा आपके बारे में नहीं कहा जाता, आपके बारे में कहा जाता वो दिखाई नहीं देता है। नहीं, इसमें भाई साहब ऐसा है कि अब आपको ही पता है मैं एक गढ़वाली व्यक्ति हूँ, और हमारे गढ़वाल में क्या होता है कि जैसे हमारे घर से मैं अपने घर का काम और पिताजी बाहर का काम, जैसे कभी दुख सुख में किसी के भी जीने मरने में कुछ भी हो तो मेरे पिताजी निरंतर जाते थे। बने तो रहते जहाँ तक मैं कोशिश करता था, मैं भी खुद से भी प्रयास करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जा सकूँ। तो किसी वजह से मैं नहीं जाता था, पिताजी जाते थे, पिताजी जाते थे, मैं जाता था। अब संभवतः ये हुआ है कि जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई है तब से लेके अभी तक मैं किसी के जीने मरने में शामिल नहीं हुआ, अन्यथा मैं हमेशा शामिल हुआ हूँ, हमेशा शामिल होने का प्रयास भी मैंने किया है अपनी तरफ से। अब 21 तारीख को मेरे पिता की छमाई है, उसके बाद मैं सब जगह जा सकता हूँ, बंधन एक तरह से खुल जाएगा। और आपके बारे में एक और चीज़ कही जा रही है कि अभी बहुत यंग हैं आप, मतलब अभी आपकी उम्र जो है वो बहुत छोटा बच्चा है। नहीं, बहुत मैच्योर, मतलब वैसे मैच्योर क्यों नहीं है, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि मैच्योर है, लेकिन ये है कि यंग मतलब पॉलिटिकली इमेच्योर जिसको बोलते हैं कि मतलब भाई पॉलिटिकली आप बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं हैं, और इसी यही एक वजह है कि जिस वजह से आप बिना किसी से सलाह नहीं करी, किसी से पूछा नहीं, किसी ने जांचा नहीं, और जो है चुनाव में खड़े हो गए। थोड़ा सा संजय भाई मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं विगत 2004 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लगातार कार्य किया है मैंने। अच्छा, बिल्कुल, चाहे वो ऋषिकेश कॉलेज हो या डोईवाला कॉलेज का महाविद्यालय हो, और लगातार काम किया है, लोगों को चुनाव लड़वाया है कई लोगों को। अब जब लड़वाया है तो थोड़ा सा अनुभव भी रहा है, और पूर्व में जिला मंडल उपाध्यक्ष की भूमिका में रहा हूँ भाजपा में। ठीक है। उसके बाद मंडल अध्यक्ष बना हूँ, जिला मंत्री रहा हूँ भाजपा में, अभी संघ का कार्य देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं है, अनुभव भी पूरा है, सब कुछ है, और समाज सेवा में लगा रहता हूँ, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मेरा दिखावा नहीं हो पाता कि मैं दो के लिए देखे किसी को फोटो खिंचा के पोस्ट कर दूं कि मैंने ये काम किया है। संघ की एक बैकग्राउंड आपने बताया कि आपका संघ का बैकग्राउंड है। संघ के बारे में कहा भी जाता है कि पॉलिटिकल टिल्ट संघ का किधर भी हो, वो एक किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन जो एक सामाजिक एक ताना बाना है जो संघ का, वो बहुत एक मजबूत ताना बाना है। मतलब आपको हम चाहे उसको एजुकेशन के मार्फत देखें, शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, या अलग उनके जो एजुकेशन बैकग्राउंड्स हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, या हम लोग संघ को देखें कि चाहे वो सुबह की शाखा हो या संघ के जो लोग आपस में एक दूसरे से जिस तरह से भी जुड़े हुए रहते हैं, तो एक कहा जाता है एक बड़ा अच्छा बॉन्ड है, मतलब संघ परिवार का जो कहें। ग्रामीण क्षेत्र में जिस क्षेत्र से आप आते हैं, क्या स्थिति है वहाँ पे संघ की और मतलब संघ से जुड़े लोगों की, अब पॉलिटिकली कितनी संघ स्ट्रेंथ है? संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में आना बहुत जरूरी है। जब तक आप शाखा ज्वाइन नहीं करेंगे, जब उनके साथ नहीं रह पाएंगे, तब तक आप समझे नहीं। संघ का काम है समाज को जोड़ना, ना कि तोड़ना। अन्य पार्टी को देखा होगा तोड़ते हैं, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे। हमारा एक विजन होता है, एक सबको एक साथ लेके एक दिशा में चलना। तो संघ का स्थिति छिंदवाड़ा में बहुत अच्छी है, विगत कई वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आने वाले 5-7 वर्षों में बहुत अच्छी स्थिति होगी संघ की छिंदवाड़ा क्षेत्र में। लेकिन अगर आपको कहा जा रहा है कि आपने मशवरा ही नहीं लिया किसी से और आप खड़े हो गए, मतलब कोई एक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जिस बैकग्राउंड के और लोगों ने तो चुनाव लड़े हैं, ठीक है, चुनाव ये जो है किसी को चुनाव जो है किसी को राजनीति विरासत में मिली है, पूर्व में प्रधान रहे हैं, पिताजी प्रधान रहे हैं, माताजी प्रधान रही हैं, है ना, कुछ लोग लगातार खुद भी तमाम जो है पंचायत के पदों पर रहे हैं और चुनाव लड़ते रहे हैं। आप तो आपने किसी से सलाह नहीं ली, कोई अनुभव नहीं है और आप चुनाव लड़ने आ गए, ऐसा आप पे आरोप लग रहा है। संजय भाई, मेरा इसमें ये कहना है कि मेरा जो अपना है चुनाव लड़ने का विषय 5 साल पहले से था, ग्राम प्रधान की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो मशवरा लेने की तो मैं नहीं समझता कि किसी से कोई वैसी मशवरा लेने में आपत्ति थी। जो मेरे शुभचिंतक थे उनसे मैंने मशवरा लिया है। बाकी चुनाव की तैयारी में विगत 5 वर्षों से कर रहा था, और ऐसा नहीं लगता मुझे कि किस से पूछूं मैं। चुनाव आयोग ने, मैंने अपना आवेदन किया, चुनाव आयोग ने मेरा आवेदन स्वीकार किया और मुझे जायज ठहराया कि आप चुनाव लड़ सकते हो। बिल्कुल, है कि नहीं? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सभ्य समाज से आता हूँ, अनपढ़ दास तो हूँ नहीं कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता।
और बाकी मैं चुनाव अपने विपक्ष वाला चुनाव लड़ने के हाँ या ना विपक्ष वाले से पूछूंगा नहीं, क्योंकि वो तो मेरे तब भी सुचिंतक तक नहीं रहेंगे ना कल रहेंगे। जिन्होंने मेरे अगेंस्ट काम करना है वो अगेंस्ट ही रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बाकी आपको तो पता ही है कि मेरे जो विपक्ष में कुछ लोग हैं उनके तो निर्वाचन में ही मतलब आपत्ति लग चुकी थी, उनकी पात्रता पे ही सवाल खड़े उठ गए थे। और तो उन लोगों को पता होगा उन्होंने किस किस तरह से वो स्वीकार करा है, मतलब किस तरह से वो चीज़ों को हटाया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर वो मेरे शुभचिंतक होते तो वो मेरे सामने खड़े ना होते, मेरे साथ खड़े होते और मुझे चुनाव लड़वाते। बिल्कुल। और एक बात और, अभी आपने जिक्र किया कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भाजपा से रहा है, भाजपा से है, भारतीय जनता पार्टी। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे या आरएसएस से जुड़े रहे। ये भी आपके ऊपर एक आरोप है कि वो तो भाजपा वाला है। बिल्कुल, इसमें भाजपा वाला होना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं, मैं तो आरोप बता रहा हूँ कि आरोप है। अगर कोई गुनाह है तो बस गुनाह को स्वीकार करता हूँ। और फिर हमारी तो लड़ाई ही वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ है। आप मेरे अगेंस्ट देखेंगे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें एक तो विरासत में मिली है प्रधानी, पिता प्रधान रहे, माँ प्रधान रही, अब स्वयं भी दावेदार हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, उनके परिवार से भी कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा है, और दोबारा तीसरी बार वो चुनाव लड़े ग्राम प्रधान का। तो मतलब जो व्यक्ति 9th पास करने के बाद 10वीं पास करने के बाद 9th की परीक्षा दोबारा दे और फिर वो 9th में फेल हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? मन ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। ये आप कमेंट कर रहे हैं क्या किसी के ऊपर जो पिछला क्षेत्र पंचायत लड़ा हुआ और अब प्रधान लड़ रहा है? नहीं, मैं किसी पे ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं लगा रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी सी बात रख रहा हूँ उस विषय में कि हमारी जो लड़ाई होती है हमेशा वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, हर ग्राम सभा के हर एक व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का। अगर आप वास्तव में चुनाव एक अच्छी राजनीति से लड़ना चाहते हैं, दुष्प्रचार ना कीजिए, आमने सामने बैठ के बात कीजिए, लोगों के बीच जाइए, अपने काम को दिखाइए। देखो भैया, प्रिंस भाई, पता क्या है, लोग चाहे वो आपके खिलाफ हो या खिलाफ लड़ने वाले कैंडिडेट हो या जनता हो, वो आप पर जो आरोप लग रहे हैं, देखो ऐसा तो है नहीं ना कि आप प्रधान रहे जी, आपने ये काम नहीं किया तो इसलिए आरोप लगे। आप पे आरोप इसलिए लग रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। और न सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, आरोप इस बात पे भी लग रहे हैं कि जो एक आपके चारों तरफ एक जो सिचुएशन बन रही है जी, वो सिचुएशन भी आपको आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी उनके वार्ड के लोग उनको वोट नहीं देने वाले हैं, उनके वार्ड के लोग साथ में नहीं है और वो चले हैं जी पूरा छिंदवाड़ा का प्रधान बनने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, 2-4 लोग हर जगह होते हैं, 1-2 लोग होते हैं, कहीं पे पक्ष होता है, विपक्ष होता है। और अगर सभी लोग चुनाव में अगर साथ दें तो चुनाव कराने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? फिर तो निर्विरोध बन जाए, निर्विरोधी प्रधान बन जाए जी, या निर्विरोध जिला पंचायत बन जाए, निर्विरोध वार्ड बन, सबको निर्विरोध बन जाए। तो ऐसा पक्ष विपक्ष चलता रहता है भाई साहब। तो इसमें अगर हम लोग देखें, जो मैं आपकी बात कर रहा था या लोगों से मैं सवाल कर रहा था कि मतलब आपके बारे में जब बात हो रही थी, तो जो पॉलिटिकल थोड़ा सा अवेयर लोग हैं जी, उन लोगों का ये मानना है कि अभी आपने जल्दबाजी की और अभी आपने अपना आधार नहीं बनाया, एक बेस नहीं बनाया, और बिना बेस बनाए जो है आप जो है मैदान में कूद गए हैं। नहीं संजय भाई, ऐसा नहीं है। बेस मैं विगत कई वर्षों से बना रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार कॉलेज टाइम से लेके स्कूल टाइम के मॉनिटर से लेके और अपना जिस कंपनी में जॉब करता है उस कंपनी के यूनियन के अध्यक्ष तक का सफर मैंने बड़े आराम से तय किया है और काफी कठिनाइयां आई हैं, पर उन कठिनाइयों को मैंने पार पाया है। तो जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब गाँव के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने इस चुनावी रण में कूद पड़ा। 5 साल पहले सोचा था कि चुनाव लड़ना है, तो ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और आपकी तैयारी क्या है उसकी बानगी? तो लोगों ने एक सवाल भी दिया है कि आप वो कह रहे हैं कि वो ये बात भी लोगों ने कही कि प्रिंस आकर के कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। भाई को ये तो पता है ही नहीं कि नवाब वाला जो है वो दूसरी गांव में आता है और वहाँ का प्रधान अलग है और छिंदवाड़ा अलग है। वो लोग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, अब वो देख रहे हैं पॉपुलरिटी नवाब वाला क्षेत्र या आसाप्राट क्षेत्र में प्रिंस रावत की ज्यादा हो रही है, तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रिंस रावत दूसरे ग्राम सभा चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है।
मतलब थोड़ा इस बात को समझाइए थोड़ा सा। मैं समझाता हूँ आपको। जो मुझे थोड़ा नक्शा समझाइए कि मतलब जो ये क्या क्या कहानी है। जो ग्राम सभा छिद्रवाला का जो नक्शा है, जी। ओणेश्वर मंदिर जो महादेव का मंदिर है, मंदिर ठीक से है। आप अगर लेफ्ट चले जाएं हाँ। तो एक नाला सा आता है। कुछ हमारे सिख भाइयों का मकान पड़ता है। हाँ। और उससे इधर ऊपर की तरफ लेंगे आप तो पूरा छिद्रवाला है, जहाँ पर आपका स्टेडियम वगैरह है। स्टेडियम की क्रिकेट स्टेडियम बनाया जो। स्टेडियम की रोड है, रोड के आप अगर देहरादून की तरफ मुँह है आपका तो दाएं तरफ वाला पूरा छिद्रवाला है। ठीक है। और अब आप जाएंगे तो फिर जब जहाँ पे अमृतसर होटल है, होटल के ठीक सामने वाला जो आशा प्लाट का जो पूरा जंगल का एरिया है, वहां से लेकर नवाब, उस जंगल से लेकर नवाब वाला का जो 3 पानी का फ्लाईओवर है, उसके वहां तक पूरा ग्राम सभा छिद्रवाला एक ही है। ठीक है। तो वो आपके जो जो ये आरोप लगा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाब वाला और छिद्र वाला दो अलग अलग ग्राम सभाएं। ग्राम सभाएं। ठीक है। मुझे तो लगता है फिर ये है कि जिन्होंने आरोप लगाया है, अगर ये कोई कैंडिडेट है तो उनको सोचना चाहिए कि वो खुद जागरूक है इस बारे में। नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता है कि करना क्या है। ठीक है। और आपके बारे में एक और चीज कही जा रही है कि क्षेत्र के लिए कभी कोई काम नहीं किया आपने। मतलब जो तैयारी आपकी है, आपकी तैयारी सिर्फ चुनाव लड़ने की है, पोस्टर बैनर तो लग रहे हैं, लेकिन काम जो है, काम के मामले में आप जो है सामाजिक तौर पे भी पीछे रहे हैं। नहीं संजय भाई, ऐसा नहीं है कि मैं सामाजिक तौर पे पीछे रहा हूँ। मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, एक योजना नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी सेंटर में, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तराखंड के। तो उस सौभाग्य योजना के अंतर्गत जितने भी कम से कम 200 से या 250 बिजली के कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट 1 किलोवाट के, वो घर घर लगवाने का बिना किसी पैसे के वो मैंने काम किया है। और साथ ही हर घर जल, हर नल, हर घर नल, हर घर जल, एक ये योजना है। उसके अंतर्गत भी हमने बहुत पानी के कनेक्शन बांटने का काम किया है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कराया है विभाग के बीच और जनता के बीच में। साथ ही वृद्धा विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन कम से कम नहीं भी तो मैं मानूं 175 से 180 लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। इसके साथ देखा जाए तो किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की किसान सम्मान निधि है, उसको हमने हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। कभी किसी की किसी वजह से रुक जाती है तो उसको भी सॉल्व कराया है। ऐसा नहीं है बेस नहीं बनाया, ये तो फालतू की बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं। संजय भाई मैं बताऊं आपको, मेरे ऊपर तो आज तक एक भी मुकदमा नहीं है। ना ही मैं किसी शराब तस्कर को या किसी नशे के तस्कर को छुड़ाने थाने जाता हूँ, ना ही मैं अपराधी प्रवृत्ति का हूँ, ना ही मेरा नाम लड़ाई झगड़े में रहता है। तो अगर इसको बेस बनाना कहते हैं तो ऐसा बेस तो मैं नहीं बनाना चाहता अपना, बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये तो हुई आप पे आरोपों की बात। अब बात करते हैं आपके विजन को लेकर के। प्रिंस अगर जीतते हैं, हमारी सारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो 5 साल प्रिंस रावत जो है वो कैसे चलाने वाले हैं। जो सबसे छोटी सरकार है हमारे देश की, छिद्रवाला की पंचायत जो है, उसको कैसे चलाने वाले हैं। क्या विजन है आपका गांव को लेकर के, क्या सोचते हैं? मैं एक युवा हूँ और एक ऐसी जनरेशन से आता हूँ जो युवाओं और बुजुर्गों के बीच में एक सही तालमेल बना सके। अब कई सारी समस्याएं बुजुर्गों के बीच ऐसी होती हैं जो, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, AI तक लोग पहुँच चुके हैं, तो कई चीज़ें फॉर्म भरने में, कई चीज़ों में बुजुर्ग लोगों को परेशानी होती है। तो मैं एक ऐसी सुविधा लेकर आ रहा हूँ कि जो सारी सुविधाएं पंचायत घर में मुहैया हों। जैसे कि आप जन सुविधा केंद्र की बात कर सकते हैं, छोटे से बड़ा डॉक्यूमेंट व्यक्ति को तहसील तक जाना ना पड़े, सब ग्राम सभा छिद्रवाला में हो जाए। पटवारी जी की जो भी पटवारी से रिलेटेड कार्य होते हैं वो सब ग्राम पंचायत छिद्रवाला के पंचायत घर में हो। बिजली पानी के बिल जो भी होते हैं सब छिद्रवाला में हो। तो मतलब एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी और एक वाईफाई जोन कहलाएगा छिद्रवाला में ग्राम सभा में। और उसके बाद जब मैं 5 साल बाद जनता के भी रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा तो जनता खुद जवाब देगी कि मैंने काम सही किया है या नहीं किया है। आप क्या वादे लेकर के जा रहे हैं? ये तो आपने कहा कि आप तकनीकी तौर पे जो है इसको मजबूत बनाएंगे, इसके अलावा और क्या आपके वादे हैं जो आप जनता से करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो अपने ग्राम सभा की जल जंगल जमीन, मैं इसके लिए काम करूंगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं पे काम तो सभी लोग करते हैं, बिजली पानी सड़क पे तो सभी लोग काम करते हैं, सरकारें भी काम कर रही है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा अपने जल जंगल और जमीन के लिए। तो जो ये लड़ाई है अभी पूरा प्रदेश जिसमें उद्वेलित रहा, चाहे हम लोग भू कानून की बात करें या मूल निवास की बात करें, उसको लेकर के क्या देखते हैं? बिल्कुल, सशक्त भू कानून
जो सरकार ने बनाया है हम उसे धरातल पे उतारने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी लोग अपना इसमें योगदान देंगे। जैसे हमारा ये देवभूमि है, देवभूमि ऋषिकेश से हम आते हैं। ऋषिकेश के अंदर एक छोटी सी ग्राम सभा है, ग्राम सभा छिद्रवाला। तो मेरा ये है कि थोड़ा सा हर वर्ष अपने जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को तीर्थाटन कराना, तीर्थ यात्रा पर जाना। कुछ लोगों को 15-20 लोग जो भी हों, जितना संभव हो सके मैं अपने प्रयास से करूँगा कि उनको तीर्थ यात्रा चारों धाम दर्शन कराए जा सके। जैसे कि मैं अपने मेरे पिताजी होते तो मैं उन्हें भी ऐसी यात्रा करवाता। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा मेरा। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य रहेगा, नशे पर पूर्णतः रोक लगाना, चाहे वो नशा किसी भी तरह का हो। आप देखते होंगे कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। इसने पूरी युवा पीढ़ी को अपने गिरफ्त में ले रखा है। सभी युवाओं की बात नहीं करूंगा, कुछ युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। वो युवा चाहते हुए भी इस गिरफ्त से छूट नहीं पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो धीरे धीरे शौक के तौर पर लेते हैं, उसके बाद उसके आदी हो जाते हैं, फिर उसके बाद आर्थिक रूप से नुकसान करता है, और फिर कहीं ना कहीं उनके माँ बाप को बड़ी समस्या होती है। आपने देखा होगा कि नशे से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन रहता है? घर में हमारी माँ बहनें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं होता है, जब एक बच्चे को 9 महीने गोद में रखा जाता है, तो जब बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि बड़ा होकर ये करेगा, बनेगा। ये वही युवा अगर नशे की गिरफ्त में आ जाए तो सोचो क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं नशे के खिलाफ सशक्त कार्रवाई करूंगा ग्राम प्रधान बनते ही, चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो। तीसरा सबसे अहम बिंदु ये रहेगा कि रोजगार। रोजगार की समस्या एक रहती है। रोजगार के लिए जैसे हमारे महिलाएं हैं, युवा हैं, उन लोगों को सरकार से ऋण उपलब्ध कराना। वो उनके लिए एक जैसे समूह होते हैं, समूह में कई प्रकार के कार्य होते हैं, आपने देखा होगा। तो उन महिलाओं को या युवाओं को उस समूह के जरिए सरकार की योजनाएं से जोड़ा जाएगा और उनके लिए एक उचित स्तर, मतलब जो बेहतर उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसको उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जाएगा। और जिस तरह से मैं आपको बताऊं तो युवा जैसे स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना, या मतलब सरकार से जो भी मदद हो सकती है वो कराना। और जैसे हमारे बहुत सारे भाई होटल्स में हैं, मैं चाहूँगा कि वो खुद अपना व्यापार करें, क्योंकि तीर्थाटन हमारा ऋषिकेश इतना बड़ा है, मतलब ग्राम सभा छिद्रवाला है। आपने देखा होगा कि सभी लोग तीर्थयात्री यहाँ से होकर गुजरते हैं, तो एक अच्छा माहौल बनता है, अच्छा एक अर्निंग होती है, जिस चीज़ का हम फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक है केंद्र सरकार की योजना है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर का निर्माण हमारे अगल बगल की ग्राम सभाओं में भी अमृत सरोवर बने हैं, और मैं चाहता हूँ हमारी ग्राम सभा छिद्रवाला में जो अमृत सरोवर बने दिव्य और भव्य बने, जिससे हमें कई चीज़ें करने को मौका मिले। एक तो जल संचय, साथ में मछली पालन, उसके ऊपर बोटिंग वगैरह करा सकते हैं हम, पर्यटन की दृष्टि से ये चीज़ करा सकते हैं। तो बहुत अच्छा वो रहेगा इसमें। और भारत सरकार की योजना है तो जरूर इसमें भारत सरकार भी हमारा साथ देगी, और प्रत्येक ग्राम पंचायत का साथ दे रही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है। मेरा ध्येय सिर्फ ये नहीं है कि पंचायत में ये चीज़ें लाई जाए, इसके साथ साथ ग्राम सभा पंचायत की आय भी बढ़ाई जाए। ध्येय सिर्फ ये नहीं है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य के साथ साथ जो ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भी एक कार्य किया जाएगा। होता क्या संजय भाई कि 1 लाख रुपए माना हमने आय करी पंचायत में, तो उतना ही सरकार क्या करती है कि हमें मदद करती है, उससे अधिक ही करती है बल्कि। तो ध्येय रहेगा कि थोड़ा सा हम लोग आय को बढ़ाएं, अपनी ग्राम सभा की आय को बढ़ाएं, जिससे कि क्या हो कि ग्राम पंचायत के विकास कार्य में हमें किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, तो खुद से भी हम अपने विकास कार्य कर सकते हैं। जी, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है संजय भाई वो ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई भी युवा 12वीं पास करता है, एक हमारी ग्राम सभा में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। टेक्निकल एजुकेशन में आप देखेंगे कि जैसे छोटे छोटे काम, बहुत बड़े काम नहीं होते हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, और आप देखेंगे कि छोटे से और जो काम होते हैं जैसे बिजली फिटिंग करना वगैरह, कई चीज़ें के तो काम इस तरह के होते हैं। तो इन चीज़ों में हमारे जो युवा हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारी ग्राम सभा के, तो उनको एक फील्ड नहीं मिल पाता जो जिसे मतलब एक उनका एक सर्टिफाइड हो कि ये मतलब टेक्निकल है, इस फील्ड से आते हैं। आपने देखा होगा इन चीज़ों में क्या है कि बाहरी क्षेत्रों से बाहरी लोग आके इस काम को कर रहे हैं और अच्छा पैसा मुनाफा कमा रहे हैं।
तो मेरा ध्येय सबसे पहले ये रहेगा कि इन चीज़ों को, अपने जो ग्रामीण युवा है हमारे यहाँ के, उन चीज़ों को इसमें जोड़ा जाए, उनको ट्रेनिंग दिलवाया जाए, उनको ट्रेनिंग दिलाया जाए, सीधा सा उन लोगों को ट्रेनिंग दिलाए। उस ट्रेनिंग दिलाने का माध्यम आप देखेंगे संजय भाई, पूरी ऋषिकेश विधानसभा में हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज तो है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, पर एक ITI कॉलेज की कमी है यहाँ पर। तो मेरा थोड़ा सा ये रहेगा कि ITI कॉलेज अपनी ग्राम सभा में खुल जाए तो बहुत बेहतर है। और इसके लिए हम सरकार को जमीन भी दिलाएंगे ग्राम सभा की, और ऐसा नहीं कि जमीन ढूंढने से जमीन मिलेगी भी। तो एक ये चीज़ रहेगी जिससे उनका रोजगार बनेगा, रोजगार उन्हें अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा, कई काम होंगे, महिला भी सारी उस चीज़ को प्रतिभाग कर सकती हैं। आप देख रहे होंगे कि महिला भी किसी उसमें पीछे नहीं है, बिल्कुल युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो हमारी जो बहनें हैं या युवा भाई हैं और उस ITI कॉलेज का एक लाभ उठा सकते हैं। दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है, हमारी स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या राजकीय इंटर कॉलेज हो, तो आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती है। तो मेरा एक ध्येय ये रहेगा कि जो अपने प्राथमिक स्कूल हैं और राजकीय इंटर कॉलेज हो या अपने आंगनबाड़ी केंद्र हो, हम इन तीनों चीज़ों को एक हाईटेक करने की कोशिश करेंगे। हाईटेक मतलब एक डिजिटलाइजेशन, मोदी जी का जो सपना है कि डिजिटल क्लियरिफिकेशन, डिजिटल करना उसे, तो जिससे मतलब चाहे स्मार्ट टीवी की व्यवस्था हो उसमें, या वाईफाई जोन की व्यवस्था हो, या मतलब बच्चों को पढ़ाई कराने में ऑनलाइन क्लासेस हो, कुछ भी हो, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, इस चीज़ के हम बिल्कुल कोशिश करूँगा इसमें। और मेरा सबसे प्राथमिक इस चीज़ में भी रहेगी। और दूसरा मैं आपको बताऊँ तो एक, जैसे हमारे बुजुर्गों के लिए और युवाओं के लिए खेल मैदान, उसका होना बहुत जरूरी है ग्राम सभा में। क्योंकि हमारे कई युवा फुटबॉल खेलने बाहर जाते हैं, क्रिकेट खेलने बाहर जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्टेडियम भी है, पर वो पेड़ है। तो एक मैं चाह रहा हूँ कि 20-25 बीघा 30 बीघा में एक ऐसा स्टेडियम बने, मिनी स्टेडियम बने, जिसमें युवा खेल भी सके, बुजुर्गों के लिए चलने के लिए। नहीं तो बुजुर्ग लोग क्या हो रहे हैं कि रोडों में चल रहे हैं, वॉक, एक मतलब आप एक तरह का रेस ट्रैक या मतलब वॉकिंग चलने के लिए। समझे, बड़े बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं। बिल्कुल। क्या होता है संजय भाई कि सभी लोग क्या कर रहे हैं कि रोड में चल रहे हैं, हाईवे में चल रहे हैं। हाईवेज में क्या है कि गाड़ी के टक्कर का खतरा रहता है, कई चीज़ों का खतरा रहता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, और कई बार होते भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं होते हैं, होते भी हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा रोकथाम के लिए एक स्टेडियम रहेगा, पर्टिकुलर खेलने की जगह रहेगी युवाओं के लिए। तो मेन मकसद युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल के प्रति जागरूक करना, ये थोड़ा सा मेरा एक, इस चीज़ में मेरा थोड़ा सा एक ध्यान है, जो केंद्र बिंदु है। क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, मैं बॉक्सिंग का प्लेयर था, और मैं स्टेट लेवल तक बॉक्सिंग भी खेला हूँ। तो थोड़ा सा ये रहेगा कि इस चीज़ में भी थोड़ा सा अपना खेल के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा स्नेह रहता है शुरू से ही। एक चीज़ मेरी ये भी रहेगी NHI से संबंधित, जो सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें दो पहलू मैं मानता हूँ। एक तो जैसे हम राजकीय इंटर कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं, या ब्रेन डिस्कवरी स्कूल रोड के उस तरफ पढ़ता है, 2-3 स्कूल है, नामी चनामी स्कूल है, हमारी निथानी मैडम जी का स्कूल है, कई लोगों का स्कूल है। तो आपने देखा होगा संजय भाई, छिद्रवाला में सर्विस लाइन तो है पर पूरी नहीं है। तो एक प्रयास ये भी रहेगा कि सर्विस लाइन दोनों तरफ पूरी बने। अच्छा, जो हाईवे से हटके जो सर्विस लाइन है, जो सड़क है, मतलब एक छोटी सर्विस लाइन होती है, जिसमें मतलब खराब गाड़ियां हो या पैदल चलने वाले व्यक्ति हो तो चल सकता है आराम से, तो उस हाईवे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना हाईवे वाला डिस्टर्ब होता है उस चीज़ से। तो क्योंकि जैसे होता क्या है संजय भाई कि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, और रोड तो बड़ी चौड़ी चौड़ी है, पर थोड़ा सा बच्चे भी चलते सही से, पर फिर भी गाड़ी वाला कई बार, आपने एक वीडियो देखा होगा उत्तरकाशी का कि कहाँ का था, अब बच्चे जा रहे थे तो किसी गाड़ी वाले ने बच्चों को ठोक दिया बेचारा, उसमें से 1-2 के साथ मृत्यु भी हो चुकी है। तो इस तरह के मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी कोई घटना हमारे क्षेत्र में हो। मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ सर्विस लाइन बने, तो जिससे क्या है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, स्कूटी से चलाने वाली हो या छोटी गाड़ी चलाने वाली है, पैदल चलने वाला व्यक्ति है, तो वो सर्विस लाइन पर जा सके। और दूसरा NHI से संबंधित मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ट्रैफिक सिग्नल की बड़ी समस्या थी हमारे, सिग्नल रेड लाइट की। तो रेड लाइट की समस्या तो जैसे सभी लोगों के प्रयास से संपन्न भी हो चुकी है वो, पर उसमें अब हो क्या रहा है, देखने को ये मिल रहा है अमूमन क्या, रेड लाइट होती है लेकिन लोग गाड़ी वाले ब्रेक नहीं मारते, वो सीधा चल देते हैं। तो एक थोड़ा सा रहेगा कि वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस या एक मतलब एक कोई ऐसा सिपाही वहाँ पे मौजूद हो जो इन चीज़ों को देखे, और साथ में एक चालान का भी कैमरा लगाए उसमें कि जो ओवर स्पीड हो वो हो,
जो मतलब क्रॉस करे, जंप करे रेड लाइट को, तो उसका चालान की चालान भी हो, चालान कटे भी से। हो। तो जिससे क्या होगा कि आए दिन जो अमूमन एक्सीडेंट होते हैं वो ना हो, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अपने गांव के प्रति जवाबदेही पैदा करना। तो अपने हर एक ग्रामीण के साथ हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और इसके साथ एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि पंचायत घर की हमारे यहाँ बहुत दुर्दशा हो रखी है। उस पंचायत घर को एक नवनिर्माण कराना, हाईटेक पंचायत घर बनाना, जिसमें बिजली, पानी, हर चीज़ की समस्या, मतलब आपके पटवारी से लेके, तहसीलदार से लेके, किसी के जमीन के विवाद से लेके, वहाँ पे पटवारी एक दिन बैठे, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जितने दिन संभव हो उन्हें वहाँ बिठाया जाए। पंचायत सेक्रेटरी जी वहाँ बैठे, पंचायत मंत्री बैठे, बीडीओ बैठे, किसान वालों के वो बोले, समाज कल्याण के लोग बैठे, सभी लोग बैठे, जो समस्याओं को बिल्कुल तुरंत निस्तारण कराएं ग्रामवासियों का। और एक चीज़ ये भी है कि हमारे जो राजकीय इंटर कॉलेज है, मतलब अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो है, उसमें एक एनसीसी की समस्या है और कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है और एनसीसी नहीं है। हाँ, एनसीसी, 2 चीज़ों का अभाव है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों में कि ये चीज़ भी जल्द से जल्द लागू हो, क्योंकि आप देखेंगे कि कॉमर्स पूरे श्यामपुर क्षेत्र में कहीं नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले इसे अपने ग्राम सभा में इसे लाया जाए, कि कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं हमारे यहाँ, बहुत तादाद में, पर उस कॉमर्स नहीं है, तो उस चक्कर से उन्हें क्या करता है, प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान करना पड़ता है। और मैं तो बताऊंगा आपको कि प्राइवेट स्कूलों में कुछ स्कूलों में नहीं है, और साथ में एनसीसी का भी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक समस्या हमारे यहाँ आवारा पशुओं की भी है। आवारा पशुओं में क्या होता है कि पता नहीं कहाँ से लोग डंगरों को छोड़ देते हैं। तो एक ग्राम सभा की कोई ऐसी जगह चिन्हित करके जिनमें एक बेड़ा बनाया जाए आवारा पशुओं को रखने का, काजी हाउस टाइप का, मतलब जिससे मतलब वो बेचारे सुरक्षित रह सकें। क्योंकि होता क्या है संजय भाई कि आवारा पशु बेचारा रहता है, लोग जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते हैं, वो निगल लेते हैं और बेचारे स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा एक और विजन है सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करना ग्राम सभा में। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन, तो उसी के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि हमारी ग्राम सभा में कुछ सफाई कर्मचारी की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो मतलब एक छोटा सा तिनका भी आपको ग्राम सभा छिंदवाड़ा में ना दिखे। तो इस चीज़ का एक भी उद्देश्य लेके मैं चला हूँ। ये चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ी असंभव चीज़ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। एक ग्राम सभा छिंदवाड़ा के चौक में बस स्टॉप का भी एक ध्येय है कि बस स्टॉप क्या होता है कि बस स्टॉप ना होने से हमारे जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, व माताएं बहनें हैं, उनके लिए बस नहीं रुक पाती सही से। और बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तो एक बस स्टॉप रहेगा तो उससे उन्हें कहीं ना कहीं यात्रा करने में सहूलियत होगी। एक और चीज़ मेरे दिमाग में ये चल रही है कि लाइब्रेरी हमारे युवाओं को, बहनों को, भाइयों को पढ़ने के लिए या तो ऋषिकेश की तरफ या देहरादून की तरफ जाना पड़ता है लाइब्रेरी के लिए। एक लाइब्रेरी खुलवाना मेरा एक छोटा सा मकसद भी है, और अपना भी, मैं भी खुद पढ़ने का शौकीन हूँ संजय भाई, आपको बताऊँ तो मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। आप विश्वास नहीं, मैंने शादी के बाद मैंने कई डिग्री हासिल की है, जैसे लॉ की है या मैंने एमए किया, वो सब विवाह के पश्चात किया। तो एक लाइब्रेरी खुलने से भी युवाओं को, हमारी बहनों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि होता क्या है कि लाइब्रेरी ना होने से उन्हें देहरादून या ऋषिकेश की तरफ आना पड़ता है। तो ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी खुल जाए, या लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी भी हो सकती है, या दोनों, हम कोशिश करेंगे दोनों तरह से हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। एक और विषय है, विजन की बात करें तो हमारे जो ग्राम सभा छिंदवाड़ा है, इसमें कई हिस्सा जंगलात से लगा हुआ है। अब उस जंगलात से लगे हुए हिस्से में क्या होता है कि जंगली जानवर कई बार हमारे किसान भाइयों की फसलों को नुकसान करते हैं। नीलगाय हो गया, हाथी हो गया, नीलगाय वगैरह, हाथी वगैरह, जड़ों वगैरह, कई जानवर आते हैं। तो एक प्रॉपर सौर ऊर्जा की व्यवस्था ऐसी हो कि मतलब वो जानवर इस तरफ ना आ पाए, लोगों के नुकसान न कर। सौर ऊर्जा फेंसिंग की बात कर रहे हैं, फेंसिंग की बात हो या जो उचित माध्यम हो, इससे भी अगर बेस्ट कोई हो सकता है तो उसे भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जंगल से सटे होने के कारण क्या है कि हमारे यहाँ आज भी कुछ रोडें नहीं बनी है, पक्की रोडें नहीं बनी है, कुछ यहाँ बनी है तो वहाँ रोड थोड़ी चौड़ाई कम है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन रोडों को डामरीकरण करके थोड़ा चौड़ा भी किया जाए। पक्का तो इसलिए जनप्रतिनिधि ने कराया है उसे, तो थोड़ा सा कोशिश रहेगी, थोड़ा सा चौड़ाकरण, थोड़ा चौड़ीकरण बढ़ाया जाए उसको, और थोड़ा सा डामरीकरण हो जाए, तो मतलब एक प्रकाश की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि जंगली जानवर होते हैं, रात को किसी को जाना है, बाघ का खतरा है, कई चीज़ों का खतरा होता है। तो ये मतलब ये हो जाए तो सबसे अच्छा चीज़ है, और ये मैं करूँगा, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इन चीज़ों करना है।
देखिए, आप युवा हैं और विज़न आपके पास है, और इस विज़न के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और उन सारे वादों को, जो वादे आप कर रहे हैं, इनको अगर आप पूरा कर पाते हैं, तो आप, एक उम्मीद है कि गाँव जो है वो बेहतर होगा, उससे बेहतर जिस कंडीशन में आज है। और देखिए, बदलाव की जो बात है वो युवाओं से ही की जा सकती है, बदलाव की उम्मीद युवाओं से ही की जा सकती है। ऊर्जा से लबरेज होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और बड़े सपने देखने की हिम्मत भी जुटा पा रहे होते हैं। आप युवा हैं, आप ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं, हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और आने वाला जो ये चुनाव है, ये आपको एक अच्छा मुकाम दे, अच्छी मंजिल दे और आप सफलता पाएँ इसमें, यही हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएँ। आपने हमें समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी समस्त ग्राम सभा छिंदवाड़ा के वासियों से यह निवेदन है कि अगर मेरे विचार आपको पसंद आए और मेरे बारे में अगर आप सोचते हैं थोड़ा सा भी कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो कृपया आने वाली 28 तारीख को आइसक्रीम के चुनाव चिन्ह में मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से मुझे बनाएं। धन्यवाद।